चार्ज डिस्पर्सन एंड स्टेबिलिटी। सो लिखो, in order to understand the stability of the charges, in order to understand the stability of the charges, we define a term called volume charge density. In order to understand the stability of the charges, we define a term called volume charge density. मतलब चार्ज डिस्पर्सन और स्टेबिलिटी को समझने के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, दैट टर्म इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। नाउ व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है, that is been measured by volume charge density. What is the charge present in a unit volume? That is been measured by volume charge density. अब हमें वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ द एटम आयंस। अब हम लोग वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? वॉल्यूम तो साइज पे डिपेंड करेगा। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज बाय साइज, क्योंकि साइज बड़ा, वॉल्यूम बड़ा होने का मतलब साइज बड़ा है, या अदर वी कैन से साइज ज्यादा है मतलब वॉल्यूम ज्यादा है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग साइज पे कंपेयर करेंगे, मतलब चार्ज पर यूनिट साइज, वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम ऑब्वियसली, और वॉल्यूम किसके साथ प्रोपोर्शनल है? साइज के साथ। उसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो वॉल्यूम साइज से रिलेटेड है। उसका मतलब क्या हुआ? दैट मीन्स इफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज ज्यादा है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस? दैट मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम देयर आर मोर चार्जेस। तो पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज ज्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा? रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। सो इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज, देयरबाय स्टेबिलिटी डिक्रीज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा चार्ज होगा तो क्या होगा? सेम चार्ज के बीच में तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का बढ़ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाने का मतलब वो अनस्टेबल, लेस स्टेबल की तरफ चला जा रहा है। उसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब ही पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। Volume charge density is directly proportional to the, is inversely proportional to the stability, or it is directly proportional to the potential energy. Electronegativity. Now let us define electronegativity. Electronegativity क्या होता है? Let us consider between bond between A and B. So this bonded pair electron को अपने तरफ ड्रॉ करने का जो टेंडेंसी होता है, that is known as electronegativity. तो यहां पर A and B are heteroatom. So electronegativity, let us assume that electronegativity of A is more than the electronegativity of B. Assume करते हैं कि electronegativity of A is more than B. ऑब्वियसली दो डिफरेंट है तो किसी का तो ज्यादा होगा, तो यहां हम A को B से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज्यूम कर लेते हैं। उसका मतलब A में क्या चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव एक्यूमुलेशन होगा, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि A का बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने का पावर B से ज्यादा होगा। सो उसके मतलब A में
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए की तरफ मूव कर जाएगा, स्लाइटली मूव टुवर्ड्स द ए। अब हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हम लोग यहां से बी को निकाल देते हैं। बी को यदि हम लोग निकाल देते हैं यहां से, तो ए में चार्ज क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एज्यूम दैट बी इज रिमूव फ्रॉम हियर। बी को हम लोग निकाल देने से क्या चार्ज आ जाएगा, ए में कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज नेगेटिव चार्ज होल्डिंग पावर और कैपेसिटी। तो लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बी डिफाइंड एज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बी डिफाइंड एज नेगेटिव चार्ज होल्डिंग पावर और कैपेसिटी। Electronegativity may be defined as negative charge holding capacity. That is, it indicates how strongly or how tightly charge can be held by A, how strongly or how tightly the valence electron, चार्ज का कहां होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी हेल्ड बाय A। यहां पर हम A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज को कितना स्ट्रांगली, कितना टाइटली अपने तरफ वो रोक के रखा है, उस पावर को भी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर सकते हैं। नेगेटिव चार्ज होल्डिंग पावर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हमें यह पता है इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाता है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। डाउन लेफ्ट टू राइट साइज हमारा घटता है, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, डाउन द ग्रुप साइज तो बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है। तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका डिफाइन किए, एटम का डिफाइन किए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता था कि बॉन्डेड पेयर को अपने तरफ खींचने का पावर। अब जब वो खींचेगा तो उस पर एक डेल्टा नेगेटिव आएगा और उसके ऊपर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव। अब हम लोग इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं कि हम लोग यहां से बी को निकाल दे रहे हैं। बी को निकालने के बाद ए में क्या चार्ज आएगा, ए में तो नेगेटिव आ जाएगा। तो हम लोग ये डिफाइन कर रहे हैं कि ए अपना नेगेटिव चार्ज को कितना आसानी से होल्ड करके रखा है, उस पावर को भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम लोग बोल सकते हैं। नेगेटिव चार्ज होल्डिंग पावर इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो अभी हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके लिए डिफाइन किए, एलिमेंट एटम का डिफाइन किए। अभी हम लोग उसमें ऑर्बिटल में डिफाइन कर रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल। सो मान लेते हैं ये कोई न्यूक्लियस है, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन एस में भी हो सकता है, पी में भी हो सकता है, डी में भी हो सकता है, एफ में भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यदि एस में है तो न्यूक्लियस तो उसको अपने तरफ खींच रहा होगा, मगर इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस की तरफ नहीं जा रहा हो, तो एसी में है। उसका मतलब क्योंकि ये सबसे करीब में है, एस ऑर्बिटल आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड एस ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा हुआ है, मगर उसको तो न्यूक्लियस सबसे स्ट्रांगली खींच रहा होगा क्योंकि डिस्टेंस तो कम है, मगर एस ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रखा हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसके ऊपर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस सबसे ज्यादा स्ट्रांगली खींच रहा है, मगर एस ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन को रोक के रखा है। और हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रोक के रखने का पावर, नेगेटिव चार्ज होल्डिंग पावर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑर्बिटल किस टाइप का ऑर्डर में हो जाएगा,
वी कैन से s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी p से ज्यादा होगा, p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी d से ज्यादा होगा और d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी f से ज्यादा होगा. सो दिस इज द ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल्स. Electronegativity in various hybrid orbitals. जैसे let us consider sp, sp2 and sp3. sp hybrid orbital में percentage of s कैरेक्टर यहां 50% sp के लिए, sp2 के लिए 3 है, 3 में से एक s है, उसका मतलब 33.3% फॉर sp2 और sp3 में 25%. और हमें यह भी पता है s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे सामने होता है. इलेक्ट्रॉन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा तो उसमें s कैरेक्टर सबसे ज्यादा है और s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा, न्यूक्लियस उसको अपने तरफ खींच रहा है, मगर इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही है. मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा न्यूक्लियस के तरफ, मगर वो अपना इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रोक के रखा हुआ है. सो उसका मतलब मोर द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, electronegativity is directly proportional to the percentage of s कैरेक्टर. हाइब्रिड ऑर्बिटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ऑफ दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल. और इसको हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर. p कैरेक्टर सबसे ज्यादा कहां पर है? sp3 में है, तो उसका मतलब सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो उसी का कम है. तो वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर. तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा क्या हो गया? sp, देन sp2, देन sp3. एंड sp ऑर्बिटल में बॉन्ड एंगल कितना आता है? sp हाइब्रिड के लिए 180, sp2 के लिए क्या आता है? 120 एंड sp3 का 109. तो यहां से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं. उसका मतलब sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, उसका बॉन्ड एंगल भी सबसे ज्यादा. सो वी कैन से हियर दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल. जितना बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा होगा. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल. सपोज E कोई एक एटम है, लेट E बी एनी एटम. E से यदि इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये E प्लस बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा. और E को इलेक्ट्रॉन हम लोग दे देते हैं E से, तो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा. मतलब E एक न्यूट्रल एटम है, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कैटायन बन जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं तो एनायन बन जाएगा. तो यहां पर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए कैटायन will be more than the electronegativity of the neutral atom जिससे वो कैटायन बना है. Electronegativity of the cation is more than the neutral atom from where it is the cation is found. और न्यूट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनायन से ज्यादा होगा, कैटायन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल एटम से ज्यादा होगा और न्यूट्रल का एनायन से ज्यादा होगा. तो अब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका डिफाइन किए? पहले हम लोग एटम का डिफाइन किए, फिर हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का डिफाइन किए, फिर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिड ऑर्बिटल का डिफाइन किए, फिर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बॉन्ड एंगल का एक रिलेशन निकाले.
एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द वेरियस स्पीसीज फ्रॉम द सेम एटम, एटम या उसका कैटायन या उसका एनायन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैटायन का ज्यादा होगा ना, कैटायन में क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन का होल्ड करने का, अपने तरफ अट्रैक्ट करने का पावर ज्यादा होगा ना न्यूट्रल से, न्यूट्रल का एनायन से ज्यादा होगा। एनायन में तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा कैसे। अब देखो साइज ऑफ द एटम इन ए पीरियड, हमें पता है कि इन ए पीरियड जब हमें लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं इन ए पीरियडिक टेबल, देन लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज घट जाता है, एंड डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है। मगर यहां पर थोड़ा सा समझो, यहां पर लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ता नहीं है। तो इसके चार्ज एज इलेक्ट्रॉन तो बढ़ते रहता है। जैसे मान लो हम लोग कार्बन से नाइट्रोजन गए, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 2p2, p में 2 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के बाद एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिए तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 था, अभी 7 हो गया। सो 2p3 एक और ऐड कर दो, 2p4 एक और ऐड कर दो, 2p5, मतलब हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ऐड हो रहा मगर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं हो रहा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होने से उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए साइज घटता है। बट द डिक्रीज ऑफ साइज इन ए पीरियड इज वेरी स्मॉल। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इट इज ट्रू दैट साइज विल डिक्रीज, बट वो डिक्रीज क्यों हो रहा, डिक्रीज तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो बढ़ रहा है उसके चलते साइज डिक्रीज हो रहा, उसके चलते जो साइज डिक्रीज हो रहा, द डिक्रीज ऑफ साइज इज वेरी स्मॉल। मतलब कार्बन से जब हम लोग नाइट्रोजन जाते हैं, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन जाते हैं, फ्लोरीन जाते हैं, साइज जरूर घटता है मगर वो जो घट रहा है वो बहुत ही कम कम घट कर जाता है, क्योंकि घटने का मेन रीजन क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मगर डाउन द ग्रुप क्या है, जो साइज का जो चेंज होता है वो ज्यादा लार्ज एक्सटेंड में होता है। क्यों, क्योंकि यहां तो नंबर ऑफ सेल चेंज हो जा रहा। ऑब्वियसली डाउन द ग्रुप में भी एटॉमिक नंबर तो चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो रहा, मगर यहां नंबर ऑफ सेल भी चेंज हो रहा। सो डाउन द ग्रुप में साइज का वेरिएशन ज्यादा दिखता है, लेफ्ट टू राइट में साइज का वेरिएशन कम दिखता है। इट इज ट्रू दैट साइज घटेगा मगर वो काफी कम से, तुम्हें जो चेंज दिखेगा काफी कम दिखेगा। तो विल एज्यूम हियर, अब यहां से ध्यान से समझना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज बाय, हम लोग साइज से कोरिलेट कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए थे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाज चार्ज बाय वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम को हम लोग साइज से कोरिलेट किए। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइज घटता है बट डिक्रीज इज वेरी स्मॉल। तो वी विल बी अज्यूमिंग दैट इन ए लेफ्ट टू राइट द साइज इज नियरली कांस्टेंट। वी आर अज्यूमिंग दैट, लिखो, in a period the size is assumed to be constant. In a period size of the atom is assumed to be constant. assume किया गया, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट है, जरूर घट रहा है मगर वो घटने का चेंज काफी कम है। तो उतना चेंज कम है तो हम लोग उसको अप्रोक्सीमेट करके ये मान लेते हैं द साइज इज नियरली कांस्टेंट। उसका मतलब साइज ऑफ द कार्बन इज नियरली सेम एज दैट ऑफ द नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन इज सेम एज दैट ऑफ ऑक्सीजन। सो पीरियड में साइज हम लोग कांस्टेंट मानेंगे। तो यदि पीरियड में साइज कांस्टेंट हो गया तो उसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी सभी का कांस्टेंट हो गया। साइज कांस्टेंट मानने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। उसका मतलब इन ए पीरियड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फिर डिफाइन नहीं होगा क्योंकि साइज तो सभी का सेम है। तो इन ए पीरियड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ द चार्जेस, इन ए पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस इज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज। पीरियड में जब भी कंपेयर करना है तो अब हम लोग चार्ज को, स्टेबिलिटी ऑफ द चार्जेस आर मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कंपेयर करेंगे। क्योंकि पीरियड में क्या है, साइज नियरली कांस्टेंट,
मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट होगा। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वो तो VCD हमारा कांस्टेंट हो गया। तो VCD वाला फैक्टर पीरियड में अप्लाई नहीं होता है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फैक्टर इज नॉट एप्लीकेबल इन ए पीरियड, क्योंकि साइज का वेरिएशन काफी कम है, टेंड्स टू 0 है, नेग्लिजिबल है। उसका मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फैक्टर हम लोग कहां अप्लाई करेंगे? ग्रुप में। ग्रुप में क्या होगा? डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? चार्ज तो मेरा फिक्स्ड है, चार्ज जब फिक्स्ड है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घटने का मतलब क्या? पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कम है, मतलब रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन कम होने का मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ेगा ज्यादा। पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़ने का मतलब क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट as size increases, as size increases, stability also increases। साइज बढ़ने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट गया। व्हाट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। साइज बढ़ने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है। चार्ज तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट में ही तो कंपेयर कर सकते हैं। चार्ज मेरा चेंज हो गया तो कैसे कंपेयर करेंगे? तो चार्ज हमारा सेम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डाउन द ग्रुप हमारा बढ़ रहा है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या? ज्यादा वॉल्यूम में, और दो केस कंपेयर करो, एक दोनों में सेम चार्ज, एक का वॉल्यूम ज्यादा है, एक का वॉल्यूम कम है, तो जिसका वॉल्यूम कम होगा वहां तो चार्जेस क्लोज बाई होगा, रिपल्सन वहां ज्यादा होगा। सो इन ए ग्रुप स्टेबिलिटी इज मेजर्ड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिख लो इसको, इन ए ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ चार्जेस आर मेजर्ड बाय वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। दैट मीन्स as the size increases, volume charge density decreases, stability increases. As the charge increases, size increases, volume charge density decreases and stability increases. तो यहां से हमारे पास दो टर्म आया, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है कि हम लोग जब कंपेयर करेंगे तब हम लोग पहले ये देखेंगे कि जो जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है वो ग्रुप का एलिमेंट है या पीरियड में है। जब ये ग्रुप में है तो हमको ये देखना है कि ग्रुप में क्या हो गया? डाउन द ग्रुप साइज बढ़ेगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट जाएगा एंड उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, और पीरियड में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लाई नहीं होगा। अब इसको देखो कैसे समझते हैं। Let us consider F minus Cl minus Br minus I minus, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, हाइड्राइड, सभी में देखो एक ही नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा है? फ्लोरीन का। सबसे कम किसका है? आयोडीन का। मगर हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। मगर ये जिसके बीच में कंपेयर कर रहे हैं वो कहां पर प्रेजेंट है? वो तो ग्रुप में प्रेजेंट है। तो ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा। ग्रुप में क्या डिसाइडिंग फैक्टर होगा स्टेबिलिटी के लिए? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9। उस पर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उस पर दो, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल तक इलेक्ट्रॉन चला गया है। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 + 8 10 हो गया है। इसका इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब यहां सेकंड सेल तक गया है, यहां पर थर्ड सेल, यहां फोर्थ सेल, यहां फिफ्थ सेल। तो क्या ये बोल सकते हैं कि टोटल इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो सेकंड सेल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सेकंड सेल का रेडियस क्या होता है? सेकंड सेल का रेडियस छोटा हुआ, मतलब सरकमफेरेंस भी छोटा हुआ, वॉल्यूम भी छोटा हुआ। फिफ्थ सेल का रेडियस बढ़ा हुआ तो सरकमफेरेंस बढ़ा हुआ, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ। 10 इसका 8 इलेक्ट्रॉन, इसका जो 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल का, वो एक बिगर वॉल्यूम में स्प्रेड किया हुआ है, और इसमें जो 8 इलेक्ट्रॉन है छोटा सा वॉल्यूम में स्प्रेड किया हुआ है। तो कहां रिपल्सन ज्यादा होगा? यहां ज्यादा रिपल्सन होगा, क्योंकि छोटा वॉल्यूम में 8 इलेक्ट्रॉन, यहां तो वॉल्यूम काफी ज्यादा बड़ा है।
So therefore we can say that I minus is more stable than Br minus. Br minus is more stable than Cl minus, and Cl minus is more stable than F minus. जितना ज्यादा बड़ा साइज होगा उस पे चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होगा, वेदर इट इज ए कैटायन और वेदर इट इज ए एनायन. सिमिलरली यदि हमको ये कंपेयर करना है F प्लस Cl प्लस Br प्लस एंड I प्लस, सिंपल सोचो कि फ्लोरीन के यहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, तो फ्लोरीन का जो पॉजिटिव चार्ज उसका न्यूक्लियस तो बहुत क्लोज है, तो न्यूक्लियस क्लोज है मतलब वो क्या कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ खींच रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वो बढ़ा देगा. या ऐसे सोचो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, सेकेंड सेल में डिस्ट्रीब्यूट है. यहां पॉजिटिव चार्ज कहां तक डिस्ट्रीब्यूट है, फिफ्थ सेल में डिस्ट्रीब्यूट है. फिफ्थ सेल का साइज बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा जगह में हुआ है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन छोटा जगह में हुआ है. तो व्हाटएवर चार्ज वेदर इट इज ए कैटायन और एनायन, ज्यादा जगह में ज्यादा वॉल्यूम में जब चार्ज स्प्रेड रहेगा तो हमेशा रिपल्सन कम होगा. तो यहां पर भी I प्लस इज मोर स्टेबल देन Br प्लस इज मोर स्टेबल देन Cl प्लस एंड Cl प्लस इज मोर स्टेबल देन F प्लस. सो बिगर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, रिपल्सन फैक्टर या पोटेंशियल एनर्जी उतना कम होगा. पोटेंशियल एनर्जी कम होने का मतलब स्टेबिलिटी उतना ज्यादा. अब यहीं पर हम लोग कंपेयर करते हैं. लेट अस कंसीडर C माइनस या CH3 माइनस, NH2 माइनस, OH माइनस एंड F माइनस. हमें यहां पर यह कंपेयर करना है अमॉन्ग दिस विच इज मोस्ट स्टेबल. तो पहले हमें क्या कंपेयर करना है कि यहां पर जो कंपेयरिंग एटम है कहां पे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दे आर प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड. और हमें पता है कि हम लोग पीरियड में क्या अज्यूम कर चुके हैं, हम वी हैव ऑलरेडी अज्यूम दैट इन ए पीरियड द साइज इज नियरली कांस्टेंट. मतलब इसमें हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चार्ज तो सभी का एक ही नेगेटिव है और वॉल्यूम सभी का नियरली कांस्टेंट. सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सभी का कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में सभी का चार्ज सेम. तो यहां पर हम लोग रिपल्सन से कंपेयर नहीं कर पाएंगे. तो कैसे कंपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सबसे फ्लोरीन का. मतलब फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने का पावर सबसे ज्यादा है. सो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कौन सबसे स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज को रोक के रखेगा या टाइटली होल्ड करके रखेगा, F माइनस, देन OH माइनस, देन NH2 माइनस, देन CH3 माइनस. सो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, यहां पर स्टेबिलिटी is F minus, then OH minus, then NH2 minus and then CH3 minus. तो जब भी हमें कंपेयर करना है तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, वो कहां पर है, वेदर दैट इज अ पार्ट ऑफ द पीरियड और दैट इज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप. पीरियड में है तो कभी भी हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि पीरियड में हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं कि पीरियड में साइज का वेरिएशन बहुत ही कम होगा, दे आर नियरली कांस्टेंट. सो डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. मगर ग्रुप में हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रुप में तो साइज चेंज हो जा रहा. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा ग्रुप के कंपैरिजन में, और पीरियड में हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डिसाइडिंग फैक्टर. और जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो एनायन को, नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन क्या की है, इट इज द नेगेटिव चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी. तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड करेगा. दैट्स व्हाई फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, वो अपना नेगेटिव चार्ज को सबसे स्ट्रांगली होल्ड करेगा. सबसे स्ट्रांगली होल्ड करने का मतलब क्या, वो सबसे स्टेबल हो गया. सर यहाँ पर सर लास्ट वाला एग्जांपल में सर ये पीरियड क्यों पढ़ रहे हैं आप? अरे कार्बन कहां पर है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन सेकंड पीरियड में है ना. तो सेंटर एटम को देखना होगा. ये नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है, हाइड्रोजन के ऊपर है क्या.
एंगल ऑफ स्ट्रेन। अब देखो ये एंगल ऑफ स्ट्रेन होता क्या है, लेट अस कंसीडर साइक्लोप्रोपेन, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन साइक्लोपेंटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोप्रोपेन दैट मीन्स बॉन्ड, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp3, यहां पर भी साइक्लोब्यूटेन में भी sp3, सो ऑल आर sp3। उसका मतलब थ्योरेटिकल एंगल क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द sp3, 109 डिग्री 28 मिनट्स। मगर एक्चुअली है एंगल कितना, देखो अंदर यहां पर तो 60 डिग्री है, यहां पर 90 डिग्री इंटरनल एंगल, यहां पर 108 डिग्री एंड यहां पर 120। इंटरनल एंगल कैसे निकालते हैं, 2n-4 इंटू 90 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। n क्या है यहाँ पर 3, सो पुट कर दो n3, सो 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 2, 2 इंटू 90 180, 180 बाई नंबर ऑफ साइड्स या नंबर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ एंगल कितना हो गया 3, 180 बाई 3 कितना हो गया 60। सो इंटरनल एंगल 60, 90, 108, 109, 120। मगर सभी का हाइब्रिडेशन क्या है, सभी का हाइब्रिडेशन sp3 है। sp3 का मतलब क्या होता है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब ध्यान से समझो, यहां पर होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट्स, मगर है क्या है यहां पर 60 डिग्री। तो क्या ये बोल सकते हैं 109 डिग्री 28 मिनट होना तो चाहिए था, है 60 में, उसका मतलब 109 एंड 28 को फोर्स करके कॉन्ट्रैक्ट करके मतलब उसको दबा के 60 कर दिया गया। यहां पर देखो ऐसा समझो, होना चाहिए ये वाला बॉन्ड एंगल होना चाहिए, मान लो कि ये एंगल होना चाहिए, दिस इज 109 डिग्री, दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट, है क्या है यहां पर 60 पे आ गया। उसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं कि यहां से थीटा एंगल और यहां से थीटा एंगल फोर्स करके उसको थीटा से, थीटा इस साइड को थीटा, इस साइड को थीटा से कॉन्ट्रैक्ट किया गया, तभी तो 60 डिग्री में अंदर में यहां पर आया। होना चाहिए था 109.28, मगर अभी कितना है 60, मतलब उसको जो फैला होना चाहिए था उसको कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उसको स्क्वीज किया गया। तो उसका मतलब जब उस पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जो फैल के रहना चाहिए था वो 60 पे है, तो उस पे एक स्ट्रेन क्रिएट हुआ, एंगल ऑफ स्ट्रेन। क्यों स्ट्रेन क्रिएट हुआ, उसको तो स्प्रेड होकर रहना चाहिए था, और वो है क्या, वो अभी 60 डिग्री एंगल में है। सो देयर इज अ स्ट्रेन क्रिएटेड ओवर हियर। यहां पर जैसे 90 डिग्री, यहां पर होना क्या चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, है क्या 90 डिग्री में, उसका यहां पर क्या 109 एंड 28 मिनट में होना चाहिए था, है क्या 108। यहां पर भी स्ट्रेन क्रिएट हुआ है, मगर यहां पर क्या है नेगेटिव स्ट्रेन क्रिएट हुआ है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेन कहां पर क्रिएट हुआ, साइक्लोप्रोपेन में, जो फैल के रहना चाहिए था मगर वो फैल के नहीं है, वो 60 डिग्री पे है। मतलब देखो समझो यहां पर कितना डिग्री का, यहां से कितना थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम लोग ये लिख सकते हैं थीटा प्लस 60 डिग्री, थीटा प्लस 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट। सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60, दैट इज 49 डिग्री 28 मिनट। मतलब दोनों साइड को 49 डिग्री 28 मिनट से उसका एंगल को कम किया गया। पर साइड को कितना किया गया, पर थीटा, मतलब थीटा ईच साइड को कितना से कम किया गया, थीटा इज इक्वल्स टू 49 डिग्री 28 मिनट्स बाय 2। सो हियर स्प्रेड होने से एंगल ऑफ बॉन्ड एंगल कम होने से एंगल ऑफ स्ट्रेन क्यों बढ़ता है, क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोज बाय। इलेक्ट्रॉन जब फैल के रहेगा तो बॉन्ड एंगल जब फैला हुआ है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दूर में होगा,
और वही बॉन्ड एंगल कम में है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब में है, इलेक्ट्रॉन करीब में होने का मतलब क्या, रिपल्सन स्टार्ट हो गया। सो उसका मतलब जितना कम बॉन्ड एंगल होगा उस पे बॉन्ड स्ट्रेन उतना ज्यादा होगा, बॉन्ड स्ट्रेन। तो कैन वी से दैट साइक्लोप्रोपेन हैज मैक्सिमम एंगल ऑफ स्ट्रेन? यस सर, हाँ सर। मिनिमम स्ट्रेन कहां पर होगा, साइक्लोहेक्सेन में होगा। तुम ऐसे समझो, इस तरह से समझो, लेट अस कंसीडर, इसको थोड़ा सा कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। एक सोचो कि स्कूल में जैसे हमारा टेबल चेयर होते हैं, उस बेंच में मान लो 3 स्टूडेंट आराम से बैठ सकता है, ठीक है। अब टीचर मान लो कि क्लास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट बढ़ चुका है, ठीक है, इनफ बेंच है नहीं। टीचर क्या बोला कि भाई तुम सभी को एक बेंच में 6 बैठना है। तो जब एक बेंच में 6 बैठना है, बेंच का साइज तो फिक्स है, तुम्हें वहां 6 बैठना है, उसका मतलब तुम्हें इनफ स्पेस नहीं मिल पाएगा। पहले तुम लोग 3 बैठ रहे थे, अभी वहां 6 बैठना है, तो वही है, यहां पर 109 डिग्री होना चाहिए था, है 60। पहले 3 बैठ रहे थे, अभी वहां 6 बैठना पड़ रहा है। एक और केस सोचो, तो उसी साइज का बेंच में 5 को बैठना पड़ रहा है, तो जो जिस बेंच में 5 स्टूडेंट बैठ रहा है, जिस बेंच में 6 स्टूडेंट बैठ रहा है, 5 वाला स्टूडेंट ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होगा, 4 वाला और कंफर्टेबल फील कर रहा होगा, 3 वाला उससे ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा होगा। उसका मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन होगा उतना इलेक्ट्रॉन आर क्लोज बाय, इलेक्ट्रॉन जितना क्लोज बाय हो जाएगा तो रिपल्सन ज्यादा हो जाएगा। रिपल्सन ज्यादा होने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम। तो सबसे ज्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन कहां पर है, साइक्लोप्रोपेन में है। साइक्लोप्रोपेन में टोटल एंगल ऑफ स्ट्रेन कितना है, टोटल कितना से कम किया गया, 49 डिग्री 28 मिनट्स। टोटल कितना का डिफरेंस है, 49 डिग्री 28 मिनट्स। So what is the angle of strain? Angle of strain is the difference of theoretical angle minus actual angle. What is the theoretical angle? sp3. sp3 मतलब 109 and 28. And what is the actual angle? Actual angle का मतलब अंदर वाला एंगल क्या है? So that is 60, 90, 109, 120. तो कैन वी से दैट साइक्लोप्रोपेन में एंगल ऑफ स्ट्रेन ज्यादा होगा एंड सबसे कम होगा साइक्लोहेक्सेन में। उसका मतलब जितना ज्यादा एंगल ऑफ स्ट्रेन ज्यादा होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, उसका रिएक्टिविटी उतना ज्यादा, उतना स्टेबिलिटी उतना कम। सो वी कैन से दैट स्टेबिलिटी ऑफ द साइक्लोएल्केन, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लोप्रोपेन, cyclohexane is more than cyclopentane, then which is more than cyclobutane, which is more than cyclopropane. This is the stability order, and potential energy order will be cyclopropane more than butane, pentane, hexane. पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होने का मतलब स्टेबिलिटी सबसे कम। तो ये हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया अमंग द वेरियस साइक्लोएल्केन। सर, हाँ सर एंगल ऑफ स्ट्रेन के 49 डिग्री 28 मिनट्स है। हाँ, यहां पर साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोब्यूटेन में क्या हो जाएगा, 109 28 मिनट माइनस व्हाट इज द एंगल ऑफ स्ट्रेन हियर, 109 28 माइनस 90, दैट इज 19 डिग्री 28 मिनट का एंगल ऑफ स्ट्रेन है साइक्लोब्यूटेन में। साइक्लोपेंटेन में कितना है, 1 डिग्री 28 मिनट। एंड यहां पर एंगल ऑफ स्ट्रेन क्या है, नेगेटिव एंगल ऑफ स्ट्रेन। So let us once again consider cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन में मतलब हर कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन है। अब यहां पर देखो
कार्बन एंड कार्बन, कार्बन कार्बन बॉन्ड है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है। तो यहां पर जो कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड है जिसमें वो मॉलिक्यूल बना है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एंडोसाइक्लिक बॉन्ड। और बाहर में जो बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक, मतलब ये बॉन्ड के चलते रिंग बन रहा है, इसके चलते रिंग नहीं बन रहा है, तो ये रिंग का बाहर वाला बॉन्ड है एक्सोसाइक्लिक। दिस इज द रिंग फॉर्मिंग बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंडोसाइक्लिक एंड दिस इज कॉल्ड एक्सोसाइक्लिक। तो यहां पर भी वही हाइड्रोजन के साथ जो भी होगा कार्बन हाइड्रोजन वो एक्सोसाइक्लिक है, कार्बन कार्बन दैट इज रिंग फॉर्मिंग बॉन्ड्स आर कॉल्ड एंडोसाइक्लिक एंड रिंग जो बॉन्ड रिंग नहीं बना रहा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोसाइक्लिक। यहां पर एंगल क्या है 60 डिग्री, होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 109.28 मिनट्स, 109.28 मिनट होना चाहिए था। मतलब यहां पर इसको फोर्स किया गया, इसको फोर्स किया गया, मतलब इस पे एंगल ऑफ स्ट्रेन आ गया, वो 60 डिग्री में है। आप ध्यान से समझो, ओवरऑल मॉलिक्यूल में एज्यूम टू बी, ये सब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर। प्लेनर होगा तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 360, टोटल एंगल हो जाएगा 360। अब देखो यहां पर क्योंकि अंदर वाला एंगल घट रहा है, मतलब एंडोसाइक्लिक बॉन्ड का वैल्यू घट गया, होना चाहिए था कितना 109.28, तो अंदर का एंगल हो गया 60। तो क्या ये बोल सकते हैं कि बाहर वाला एंगल एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल बढ़ गया? फिर से समझो, एज्यूमिंग टू बी प्लेनर, प्लेनर में ओवरऑल बॉन्ड एंगल क्या होगा 360, होना क्या चाहिए था थियोरेटिकली 100, ऐसा होना चाहिए था। तो यहां पर ऐसा है तो बाहर वाला बॉन्ड मान लो ऐसा है पूरा, ऐसा समझो। यदि ये वाला बॉन्ड है तो बाहर वाला बॉन्ड अभी यहां तक है, इसको θ1 मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा आइडियल कंडीशन है, मगर इस कंडीशन में तो है नहीं, कंडीशन इसमें है। उसका मतलब अभी बाहर वाला बॉन्ड क्या है, ये थीटा, ये भी थीटा ऐड हुआ, करेक्ट और नॉट? यस सर। उसका मतलब बाहर वाला बॉन्ड एंगल हमारा तो बढ़ गया, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड हमारा बढ़ चुका है अभी कंपेयर टू द आइडियल कंडीशन। अच्छा, अब ये जो साइक्लोप्रोपेन जब भी रिएक्ट होगा, इसका जो रिएक्टिविटी होता है वो इस बॉन्ड पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं। कार्बन कार्बन को ब्रेक करना उतना आसान नहीं होता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से ब्रेक करेगा कंपेयर टू कार्बन कार्बन। उसका मतलब रिएक्टिविटी विल डिपेंड्स अपॉन दिस बॉन्ड, नॉट दिस बॉन्ड, क्योंकि यहां तो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहां तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, और हमारा बाहर वाला एंगल क्या है, ज्यादा है। अब ऐसा समझो, ये तो साइक्लोप्रोपेन का हो गया, साइक्लोब्यूटेन। अब जरा कंपेयर करके बताओ, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल कहां ज्यादा होगा, साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा होगा या साइक्लोब्यूटेन में ज्यादा होगा? साइक्लोप्रोपेन में ज्यादा होगा, क्योंकि यहां तो एंगल 90 है और बाहर वाला एंगल तो मतलब होना चाहिए था 109.28 और है 90, तो बाहर वाला जो इंक्रीज हुआ है मतलब θ1 से इंक्रीज हुआ है। तो एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड यहां पर बॉन्ड एंगल यहां कम होगा, यहां एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल ज्यादा है। तो कैन वी से एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल इज मोर इन द साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन का एंडोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल सबसे कम है, तो बाहर वाला बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा फैला होगा, और वो साइक्लोहेक्सेन में सबसे कम होगा, क्योंकि साइक्लोहेक्सेन का अंदर वाला बॉन्ड तो सबसे ज्यादा है, तो उसका एक्सोसाइक्लिक वाला बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, बोल सकते हैं। और हमें यह पता है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहले ही डिफाइन कर चुके हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। उसका मतलब जिसका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल ज्यादा है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। व्हाट डज इट इंडिकेट? दैट साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन दोनों ही sp3 है, मगर इसका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल इससे ज्यादा। So thereby cyclopropane का कार्बन is more electronegativity than the cyclobutane वाला कार्बन, though theoretically both are sp3,
बट साइक्लोप्रोपेन का एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. Then you will be asking why you are checking exocyclic, why not endocyclic? क्योंकि जब भी रिएक्शन होगा तो वो हाइड्रोजन वाला बॉन्ड के साथ होगा. उसका मतलब जब अंदर वाला बॉन्ड छोटा होगा तो बाहर वाला बॉन्ड तो बढ़ जाएगा. मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ये बॉन्ड ज्यादा फैल जाएगा. फिर से समझो, कार्बन एंड कार्बन का बॉन्ड यहां सबसे कम हो रहा है. उसका मतलब हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन ये वाला बॉन्ड एंगल ज्यादा फैलेगा इस केस में compared to the cyclohexane. So lower the endocyclic bond angle, more the exocyclic bond angle. और bond angle ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. So दो साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन and cyclohexane all are sp3, all carbons are sp3. बट इसका एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है. उसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइक्लोब्यूटेन वाला कार्बन से ज्यादा, साइक्लोब्यूटेन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइक्लोपेंटेन से ज्यादा होता है कार्बन का. एंड देन साइक्लोहेक्सेन. सो यू कैन से द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन इन साइक्लोप्रोपेन इज मोर देन ब्यूटेन, देन पेंटेन, साइक्लोपेंटेन एंड देन साइक्लोहेक्सेन. क्या यहां तक समझ में आ गया? Is it clear? Yes, sir. अब इसको नोट कर लो. साइक्लोप्रोपेन, कार्बन ऑफ साइक्लोप्रोपेन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन ऑफ साइक्लोब्यूटेन, देन कार्बन ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड देन कार्बन ऑफ साइक्लोहेक्सेन. दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन इन साइक्लिक स्ट्रक्चर.